हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने पहली वीडियो पे तो बहुत अधिक प्यार दिया, लेकिन बाद की वीडियो पे उस तरीके से आप लोग प्यार नहीं दे रहे। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर किसी को ये मदद मिल सके जो वह चाहता है। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत समस्या आती हो तो वो इन वीडियो के थ्रू अपनी परेशानी को दूर कर सकें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, पढ़ने पे फोकस करते हैं और खेला शुरू करते हैं आज की वीडियो का। और आज हम लोग करेंगे संधि का पोस्टमार्टम, मतलब संधि के तिछड़े उड़ा देंगे आज हम लोग। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस भी किसी को संधि नहीं आती होगी, अगर उस बच्चे ने ये संधि ध्यान से देख ली हो, ये वीडियो ध्यान से देख ली, तो उसके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। और आज मैं आप सभी को होमवर्क भी दूंगी, तो सभी लोग उस होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करें और जो कमेंट बॉक्स है उस पर ज़रूर अपने आंसर्स डालें। और एक एक का कमेंट मैं पढ़ूंगी और मैं देखूंगी आप सभी ने संधि को सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। ठीक है, मैं पर्सनली उस बच्चे को रिप्लाई दे दूंगी अगर किसी ने गलत बनाया होगा तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और बनाना सीखते हैं कि संधि कैसे बनती है। मुख्य मुख्य बातों को पहले जानते हैं, क्या क्या उसमें मुख्य बातें जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि की। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है संधि। तो संधि शब्द किससे मिलकर बना है, पूछ लिया जाता है। सम और धी शब्द के मेल से बनता है शब्द संधि। ठीक है, अधिकांश पूछा जाता है किसके मेल से क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक करते हैं मेल। मेल से सेंस है कि यहाँ पर हम किन्हीं दो वर्णों को जोड़ते हैं। याद रखिएगा, दो वर्ण। ठीक है, पहले शब्द और दूसरा शब्द, पहले शब्द का अंतिम होगा, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, जब अगर जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद बनती है संधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आगे और बातों को जानते हैं। तो जो जो मेन बातें मैं आपको बताती चलूँगी। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है संधि की, कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार यानी कि परिवर्तन। भाई किन्हीं दो लेटर को अगर हम मिलाएंगे तो कोई तीसरा तो बनेगा ही बनेगा, चाहे वो स्वर है या व्यंजन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है, वही संधि कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इनके प्रकारों के बारे में जानते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के प्रकार होते हैं तीन। अक्सर क्वेश्चन बनता है तीन कौन कौन से प्रकार हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। देखो प्रकार सभी को मालूम होते हैं, लेकिन पहचानना नहीं आता कि ये स्वर संधि का भेद है, या कोई शब्द दे दिया जाता है कि वो स्वर में आएगा, व्यंजन में आएगा कि विसर्ग में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर स्वर संधि का कोई भी शब्द होगा तो यहाँ पर देखो बहुत बार बच्चे ना ये कन्फ्यूज़ रहते कि हम जोड़ते किसको किस में। मान के चलिए मैंने एक शब्द लिखा है विद्या और उसमें मैंने जोड़ दिया आल्य। ठीक है, तो इस विद्या का अंतिम लेटर देखेंगे, इस आल्य का पहला लेटर देखेंगे, ये देखेंगे कि ये स्वर हैं या व्यंजन है या विसर्ग हैं। तो देखो पहला क्या कह रहा है स्वर संधि में, जब स्वर में स्वर का मेल हो तो बनती है स्वर संधि, यानी कि ये भी स्वर है ये भी स्वर है, दोनों जब स्वर में स्वर मिल गया तो देखो शब्द यहाँ से क्या निकल कर आएगा, शब्द यहाँ से बनेगा विद्यालय। ठीक है, शब्द यहाँ से बन जाएगा विद्यालय। अब विद्यालय में बीच में क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा आ दिखाई दे रहा है, दीर्घ आ जिसे हम कहते हैं। तो भेद कौन सा हो गया हमारा, स्वर संधि का। ठीक है, अगला देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी पीछे एक वीडियो एग्जाम हुआ था, आप सभी को याद होगा, तो वहाँ पे इस व्यंजन संधि से डेफिनेशन पूछी गई थी कि जब स्वर में व्यंजन का मेल कराया जाता है तो कौन सी संधि कहलाती है, तो वह कहलाती है व्यंजन संधि। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातों को नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को जब भी ये वीडियो देखनी हो तो आप एक कॉपी और पेन को ज़रूर साथ लेके बैठिएगा और इसे साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं हर बार ये बात आपको याद नहीं दिलाऊंगी। अगर आपको अच्छा और बेहतर बनना है हिंदी में तो बेटा थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आगे। देखिए स्वर का मेल यदि व्यंजन से हो तब क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। और जब कभी व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तब भी क्या बनती है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल आज हमारा फोकस स्वर पे रहेगा। बस ये बेसिक बातें आप लोग यहाँ से जान लो। ठीक है, बाकी डिटेल में ये सारी कैसे बनता है इसे मैं आगे बताऊँगी। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का केस क्या होता है, विसर्ग में या तो हम स्वर को मिला दें या फिर विसर्ग में हम व्यंजन को मिला दें। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने ये सारा लिखा है यहाँ पे व्यंजन संधि पे कि ये स्वर लिखा है ये व्यंजन लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि स्वर इधर ही हो और व्यंजन अगले शब्द में हो।
व्यंजन भी पहले हो सकता है और स्वर भी बाद में हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मतलब स्वर और व्यंजन का मेल कैसे भी हो सकता है, आगे पीछे। लेकिन अगर हम विसर्ग की बात करेंगे तो विसर्ग में अगर कोई शब्द विसर्ग संधि के अंतर्गत आता होगा तो विसर्ग हमेशा पहले होगा और स्वर या फिर व्यंजन बाद में आएगा। तो ये कंडीशन याद रखना, व्यंजन में स्वर और व्यंजन का मेल किसी भी परिस्थिति में हो सकता है आगे पीछे, लेकिन विसर्ग संधि में विसर्ग हमेशा पहले आते हैं, ठीक है। आई थिंक लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और अब जानेंगे स्वर संधि क्या होती है। स्टार्टिंग करते हैं स्वर संधि, क्योंकि 3 भेद हमने पढ़ लिया। अब आज हमारा जो चर्चा रहेगी वो स्वर संधि पर ही रहेगी। तो देखिए स्वर संधि क्या कहलाती है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, सिंपल है, याद रख लीजिएगा। इसे कभी कभार पूछी जाती है, पूछा जाता है स्वर संधि के प्रकार बताइए, तो होते हैं 5। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। कई बार क्या होता है ना, जो संस्कृत वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी हिंदी में इंक्लूड करके पूछे जाते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में कोई सपोज करिए ऐसे दे रखा है, पूछा जा रहा है स्वर संधि के प्रकार बताइए, एक दे दिया है 8, दूसरा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अब यहाँ 5 तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपका सही उत्तर होगा 8। क्यों होगा, क्योंकि संस्कृत में स्वर संधि के भेद होते हैं 8। क्योंकि हिंदी निकल कर आई है संस्कृत से, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे के साथ खेला खेल देता है, खेला साइंस की उसे कंफ्यूज कर देता है। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता कि भैया हमने तो 8 पढ़े ही नहीं है कहीं भी, तो 8 कैसे हो गए। तो ये संस्कृत से निकल कर आते हैं बेटा, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो दोनों बातें याद रखिएगा, हिंदी के अनुसार हो गए 5, लेकिन संस्कृत के अनुसार हो गए 8। जो ये बात मैं अलग से आपको बताती हूँ, तो नोट बना के ना सामने ही लिख लिया करो, ताकि आप जब भी कभी नोट्स को पढ़ो तो आपको ये बातें याद हो जाएं, जहन में आ जाएं दोबारा से कि हाँ मैम ने ऐसे ऐसे बताया था और ये बातें हमें थोड़ी सी याद रखनी है अलग से भी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि और भेद हैं कौन कौन से, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण है, तीसरा वृद्धि है, चौथा यण है और 5वां है अयादि, ठीक है। अब एक एक को पकड़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। अच्छा, इन सबको पढ़ने से पहले हमें सबसे ज़रूरी जो है वो है इनकी पहचान करनी, कि हम कैसे पहचानें, स्वर संधि की पहचान कैसे करें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन सब में कौन से ऐसे लेटर आते हैं जिसे हम एकदम देखकर ये पहचान कर लें कि भैया ये स्वर संधि में इस भाग का है। देखो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हमें प्रत्येक नियम ही याद करना पड़े। कई बार क्या होता है, आपको शब्द दे दिया जाता है, जैसे आपको शब्द दे दिया गया पुस्तकालय, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताओ भाई ये किस संधि में आता है, तो आप इसे देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सी संधि का भेद है। वो कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो दीर्घ संधि में 3 लेटर आते हैं हमेशा। और एक बात का विशेष ध्यान और रखना, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया संधि 2 वर्णों का मेल है और वर्ण हमेशा बीच में आएंगे, यानी कि कोई भी शब्द, जैसे देखो हमने लिखा पुस्तक, ठीक, और हमने आगे लिखा आल्य, अगला लिखा हमने, तो यहाँ से का और आ ये दोनों मिलेंगे। अब देखो का में भी देखा जाए तो का आधा नहीं लिखा है, पूरा लिखा है मैंने, यानी कि इसमें क्या जुड़ा है, इसमें आ जुड़ा है, और अगला वाला क्या दिखाई दे रहा है, आ ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या 2 स्वर मिल रहे हैं। तो हमें अंतिम से अंतिम वर्ण देखना होता है पहले शब्द का, और दूसरे का प्रारंभिक वर्ण देखना होता है कि क्या दे रखा है, फिर उसके अनुसार हम अपना उत्तर करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि संधि कहाँ से जुड़ रही है, बीच में से जुड़ रही है, शब्द के बीच में से जुड़ रही है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम शब्द के मध्य में देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इनमें से हमें कोई स्वर तो नहीं मिल रहा। तो अगर किसी शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, ऊ दिखाई दे जाए, तो अगर इन 3 लेटर में से कुछ भी दिख जाए तो संधि हमारी हो जाती है दीर्घ। गुण संधि की बात करें, शब्द के बीचों बीच ही यह भी दिखाई देता है, ए और ओ। अच्छा, अर की मतलब ये है कि आधा रा ही मान के चलिए, ये शब्द के बीच में नहीं मिलेगा आपको, ये शब्द के अंत में मिलता है, याद रखिएगा। अभी आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैं वहाँ पे और बताऊँगी, ठीक है। तो ये शब्द के अंत में आता है रा। अगला है वृद्धि संधि, इसमें अय और औ दिखाई देता है शब्द के बीचों बीच। यण संधि की अगर हम बात करें तो यण संधि में विशेष रूप से 3 लेटर दिखते हैं, या, रा, ला नहीं आता, सॉरी, या व रा आता है, ला नहीं आता। लेकिन इनसे पहले वाला वर्ण हमेशा होना चाहिए आधा, अगर आधा नहीं है तो फिर यण संधि भी नहीं है। यण संधि की पहचान ही ये है, या व रा के पहले आधा वर्ण होना चाहिए। अयादि संधि की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दिखाई देता अये, आए, अब और आव। मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ तक जितनी डिटेल मैंने आपको बताई है सब आपको क्लियर हो गई होगी।
अगर फिर भी कोई बात क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। और अब पहला टाइप जानते हैं दीर्घ संधि का। देखिए, अच्छा मैंने दीर्घ संधि की डेफिनेशन लिख दी, लेकिन मैंने बाकी जितनी भी संधियाँ हैं मैंने उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी, ना ही मैं लिखूँगी, वो आप बनाओगे खुद। कैसे बनती है डेफिनेशन वो मैं सिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसी डेफिनेशन वाइज इस टॉपिक को करते आते हैं और उससे हमें कोई लाभ नहीं होता, बच्चों को वो चीज़ें याद ही नहीं रहती। हमें चीज़ें रटनी नहीं है, हमें चीज़ें सीखनी है। रटते तो आप लोग बचपन से आए और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, हमें चीज़ें सीखनी है। देखो कैसे सीखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हो, फिर मैंने जो बताया ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर मैं इससे डेफिनेशन आपको बना के दिखाऊंगी। पहले कह रहे हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ के बाद समान स्वर आए तो वह स्वर अपने ही दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन किताबी भाषा की। अब बनाते हैं हम लोग, देखो कैसे बनाएंगे, इसे जानते हैं थोड़ा सा। मैंने आपके सामने दिखाई दे रखा, आपको दिख रहा होगा कि आ, क्या लिखा है, आ, फिर समान स्वर, फिर लिखा है दीर्घ आ। देखो इसे कैसे बनाएंगे, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद कोई समान स्वर होने पर वह अपने दीर्घ में बदल जाता है। हो गई डेफिनेशन। इसी प्रकार ई या ई के बाद कोई समान स्वर होने पर वह अपने दीर्घ ई में बदल जाता है। इसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद कोई समान स्वर होने पर वह दीर्घ ऊ में बदल जाता है। हो गई सीधे सीधे क्या, दीर्घ संधि। तो आप लोग क्या करना, आप लोग अपनी भाषा में इस डेफिनेशन को बनाना। अगर आप चीज़ें अपनी भाषा में करना सीख जाओगे तो आपको वो टॉपिक इतना आसान लगने लगेगा कि किसी और को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे हैं इसके एग्जाम्पल्स, क्या क्या हैं। देखो पहला एक शब्द हमने लिखा धर्म और अर्थ। अब यहाँ पर पहले खोजते हैं कि धर्म में अंतिम क्या है, तो अंतिम यहाँ से निकला आ। क्यों, क्योंकि माँ है यहाँ पर पूरा, और हर वो व्यंजन जो कि पूरा होता है उसमें आ छिपा हुआ होता है। ठीक है, अगला हमें क्या दिखाई दे रहा है, आ दिख ही रहा है, तो यहाँ पर आ में आ को जोड़ेंगे तो क्या बना, दीर्घा, शब्द हमारा बन गया धर्मांत। अच्छा एक चीज़ और समझना, ये जो आ और आ में कैसे जोड़ना, जैसे मान के चलिए कोई पहले लेटर का अंतिम आ है, दूसरे लेटर का पहला आ है, तो ये दोनों बनेंगे दीर्घ आ। ठीक है, अगर मान के चलिए पहले लेटर का आ, दूसरे में भी आ ही आ रहा है, तब भी ये क्या बनता है, दीर्घ आ ही बनता है। अगर पहले मान के चलिए दीर्घ आ है फिर ह्रस्व है, तब भी ये दीर्घ आ ही बनता है। और अगर पहले भी दीर्घ आ है और बाद में भी दीर्घ आ है, तब भी यह बनता है दीर्घ आ। कहने का अर्थ ये है, इसी तरीके से ई भी बनता है, इसी तरीके से ऊ भी बनता है। कहने का तरीका मतलब ये है कि आ और आ होना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे ह्रस्व या दीर्घ में जुड़ रहा हो, तो जो उसका हम परिवर्तन करते हैं वो हमेशा दीर्घ आ में ही करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं। देखिए अगले शब्द को देखते हैं। इसी प्रकार क्या है, अगला शब्द है देवी, फिर है इच्छा। तो देखो देवी में यहाँ क्या निकला, ई, पहला शब्द यहाँ पर क्या है, ई, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, दीर्घ ई। मध्य में आपको दिखाई दे रहा, वा के ऊपर क्या लगी, दीर्घ ई की मात्रा लगी, शब्द बन गया देवी इच्छा, दोनों को जोड़ दिया। अगला देखो गुरु और फिर है उपदेश। अच्छा बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, गुरु में गुरु शब्द जो लिखते हैं ना इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए बनाते हैं थोड़ा सा, गुरु जो लिखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये गुरु शब्द गलत है। गुरु जो शब्द सही है वो ये राइट है, इस तरीके से। यहाँ पर आप नीचे वाले शब्द में देख रहे हैं कि इस तरीके से मात्रा नहीं है, ऐसे दे रखी है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे अगर हम दोनों तरीके से देखें, अगर कहीं ऐसे लिखा है ऐसे और एक लगा होता है ऐसे, ये होता है बड़ा ऊ और ये होता है छोटा ऊ। तो गुरु शब्द में छोटा ऊ आता है। ठीक, यहाँ से हमने क्या निकाला, छोटा ऊ निकाला। फिर क्या है, उपदेश में भी छोटा ऊ मिल रहा है, दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो बनेगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जब गुरु उपदेश लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो शब्द आएगा वो उसमें जो मात्रा लगेगी वो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने लगाई है, क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये शब्द पूछा बहुत जाता है बेटा, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, गुरु उपदेश। और बहुत बार वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है कि कौन सा गुरु सही है, कि ये वाला गुरु राइट है कि ये वाला गुरु राइट है। तो नीचे वाला सही होता है, जिसमें छोटा सा सर्किल बना होता है ये गलत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली संधि है हमारी गुण संधि। देखिए गुण संधि की डेफिनेशन क्या बन सकती है, जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल कराया जाता है तो ए बन जाता है। इसी प्रकार आ या आ में ऊ या ऊ जोड़ा जाए तो ओ बन जाता है।
आ या आ में री को जोड़ा जाए तो अर बन जाता है। ठीक है, ये नियम आपको यहाँ से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना नियमों के संधि बनाना तो इम्पॉसिबल है। कुछ नियमों को तो याद रखना होगा, और जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे लिख कर, तो उतने समय तक आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला शब्द यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो पहला शब्द है यहाँ पर देव, और फिर है इंद्र। अब देव में से क्या निकला आ, इंद्र का ई है, आ और ई के मेल से क्या बनता है ए। अब ए कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है शब्द के बीचों बीच। ठीक है, शब्द के बीचों बीच। तो देखो इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे हमने लिखा पुष्पेंद्र। ठीक, कई बार क्या होता है पहचानने के लिए आता है, तो आप समय ज़ाया मत करिए, आप देख रहे हैं सीधे बीच में क्या दिखाई दे रहा है, एक ही मात्रा, सीधे क्या हो गई, गुण संधि हो गई। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगली देखते हैं अगले नियम, अगले एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पहला शब्द है रमा, फिर है इंद्र, शब्द मिलकर बनेगा रमेंद्र। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शब्द होता है रमेंद्र, तो ना उसका जो विच्छेद करते हैं क्या करते हैं, रम और इंद्र। तो भैया रम का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, संधि में एक बात का ध्यान और रखना है कि जिस भी शब्द में हम इसे तोड़ रहे हैं संधि को, वो अर्थवान होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना ज़रूरी है। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर हमारी संधि नहीं बनेगी। रम का बेटा कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम होता है रम का मतलब, पर हमें नहीं पता क्या होता भैया। जिन बच्चों को पता होगा तो पता होगा, हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, फिलहाल रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी होता है। इंद्र का मतलब सभी को जानकारी है। तो राइट आंसर होगा रमा धन इंद्र। बहुत पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, रम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से आ और ई मिलकर बन जाएगा ए। देखो मध्य में दिखाई दे रहा है ए। अगला है सूर्य और उदय, शब्द बनेगा सूर्योदय। सूर्य में से आ निकला, यहाँ से ऊ निकला, और दोनों के मध्य में देखो यहाँ पे ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये हो गया ओ सूर्योदय। अगला है नव धन ऊणा, नव में से आ निकला, यहाँ से ऊ है, आ और ऊ के मेल से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, शब्द बन गया नवोड़ा। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा नवोड़ा का अर्थ क्या होता है। बहुत पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में याद रखना है, ये पूछा जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दिखने चाहिए सबके, जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं लगातार रोज डेली। ठीक है, जो कभी कभार देखते हैं तो उनसे तो अपेक्षा नहीं, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरे, वो ज़रूर यहाँ पे आंसर करिएगा बेटा, मैं रिप्लाई करूँगी सभी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है हमारा। तो अगली है हमारी वृद्धि संधि। जानते हैं वृद्धि को, नियम फिर से पढ़ लेते हैं। आ या आ के बाद ए या ए होने पर अय बनता है, आ या आ के बाद ओ या ओ होने पे औ बनता है। ठीक है, देखो तरीका बेटा संधि बनाने का सेम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का पहला, दोनों को जोड़ते हैं, मिलकर बन जाती है संधि। अब इधर पहले शब्द के स्टार्टिंग में क्या लिखा है, दूसरे शब्द के एंडिंग में क्या लिखा है, कोई मैटर नहीं करता। तुम कभी भी इस चीज़ पे विचार मत करना है कि भैया इसे जोड़े किसे नहीं, पहले का अंतिम जोड़ो, दूसरे का पहला जोड़ो, बन गई संधि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, बनाते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है एक एक। एक में का में से निकला आ, ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला वाला, आ में ए जोड़ा तो देखो पहला नियम अप्लाई हो रहा है, क्या बन रहा है, आए बन रहा है। अब आए में आए के साथ मात्रा क्या आती है, डबल आती है, ए के साथ मात्रा आती है सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में हमें क्या दिख रही है, डबल मात्रा। देखो इसे और भी आसानी तरीके से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बार ना ये संधि आती है पहचान करने के लिए। तो कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें दो मात्राएं दिखाई दे जाएं, किसकी, ए की और ओ की। ठीक है, ए की दो मात्रा दिख जाए, ओ की दो मात्रा दिख जाए, सीधे लगा देना वृद्धि संधि, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, शब्द के बीचों बीच होती हैं हमेशा। ठीक है, तो चलिए अगला क्या, सदा और एव मिलकर बनेगा सदैव। यहाँ से आया आ, यहाँ से आया ए, दोनों के मिल से फिर से क्या बन गया, अय बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या कहता है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला है परम और ओजस्वी। आ में ओ जोड़ा, यहाँ माँ में से आ निकला, ओ में से ओ निकला, तो यहाँ से मिलकर बन गया आओ। अब देखो शब्द के बीच में दिख रही डबल मात्रा, सीधे क्या हो गया, परम ओजस्वी, और किस में जाएगा, वृद्धि संधि में। अगला शब्द देख लेते हैं दंत और ओष्ठ। दंत में से निकला आ, ओष्ठ में से निकला ओ, दोनों को जोड़ा तो औ बन गया। शब्द के मध्य में आपको औ दिखाई दे रहा है डबल मात्रा वाला, सीधे क्या हो गया, वृद्धि संधि। तो देखो वृद्धि संधि सबसे आसान है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पिछला थोड़ा सा। दीर्घ संधि में आपको क्या दिखाई देगा, तो दीर्घ संधि में आपको 3 लेटर दिखाई देंगे, आ ई उ। गुण संधि में क्या दिखेगा, ए ओ अर।
ठीक है। वृद्धि संधि में क्या दिखेगा, अए और अव, सिंपल, कुछ नहीं सोचना है इसमें कतई भी, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पे देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगली है हमारी यण संधि, जो कि सबसे ही ज़्यादा आसान है, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली संधि है ये। बच्चे समझ नहीं पाते कि मैम इसे कैसे करें। मुझे संधि में सबसे ही ज़्यादा आसान जो लगती है वो यौन संधि लगती है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय देना कि आपको कौन सी संधि जो है सबसे ज़्यादा परेशान करती है और आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उस संधि को बनाने में, ठीक है। चलिए यौन संधि की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है नियम, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर होने पर यह या में बदल जाता है। ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर होने पर यह वा में बदलता है। री के बाद कोई असमान स्वर होने पर यह रा में बदलता है, ठीक है। तो बनाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। इस नियम को ज़रूर नोट कर लेना अच्छे से, और पूछा भी जाता है अधिकांशतः। पहला वाला नियम पूछ लिया जाता है, ई के बाद कोई समान स्वर होने पर वह किस में परिवर्तित होता है, तो या में होता है। और इसे बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये संधि से बहुत ज़्यादा नियम पूछे जाते हैं, नियम नहीं मतलब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। देखिए पहला शब्द है अत्यानंद। अब देखो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब या आ रहा है, जब या है तो या बन किसकी मदद से रहा है, ई की मदद से। तो जैसे है अत्यानंद, यहाँ पर आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है, या से पहला वर्ण क्या है, आधा, ठीक है। तो या से पहले वर्ण पे जो भी दे रखा होगा उस पर आएगी ई की मात्रा, क्योंकि या किसकी मदद से बन रहा है, ई की मदद से बन रहा है। आगे देखो या के साथ क्या स्वर लगा है, आ, तो अगली शुरुआत हम करेंगे आ से, तो शब्द बनेगा अति धन आनंद। अगला देखो अत्युत्तम, या फिर से मध्य में दिखाई दे रहा है, ठीक है। या से पहले वर्ण पे फिर हमने क्या लगाई, ई की मात्रा, शब्द बना अति। अब या पे देखो स्वर कौन सा है, यहाँ है ऊ, तो हमने अगली शुरुआत करी ऊ से, उत्तम। ऐसे यहाँ पर या के साथ क्या था, यहाँ पर तो पहले वाले में था, यहाँ पर या के साथ आ, दीर्घा, तो अगली शुरुआत हमने करी थी दीर्घा से, आनंद बना था, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्वल्प। स्वल्प में वा दिखाई दे रहा है। अब वा हमने क्या देखा, वा बनता है ऊ की मदद से, तो पहला शब्द पे ऊ लग जाएगा, जैसे या से पहले ई लग रहा था ऐसे वा से पहले ऊ लग जाएगा, तो शब्द बनेगा सू। अब वा पे देखो कौन सा स्वर लगा हुआ है, इसमें शामिल कोई सा स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें क्या शामिल है, आ, तो अगली शुरुआत हम करेंगे आ से और बाकी वाले को जोड़ के लिख देंगे, तो शब्द बन गया अल्प, तो शब्द हो गया स्वल्प। अगला देखो स्वागत, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। स्वागत भी सेम है, स्वा वा से पहले सा है तो फिर ये सू में बदलेंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे सू ऐसे लिख देते हैं, तो बेटा ये मीनिंगफुल नहीं होता, गलत होता है। ये जो सू हमने लिखा ये उपसर्ग होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है अच्छा। तो हम यहाँ पे वो ही शब्द प्रयोग करेंगे जिनका मतलब निकलता हो, जो मतलब नहीं जिनका निकलेगा हम उनका यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सू, अब वा के साथ कौन सा स्वर है, आ है, दीर्घा, तो अगली शुरुआत हम आ से करेंगे, तो शब्द बनेगा आगत। अगला देखो पितृनुमति। अब पितृनुमति में समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को कि भैया ये इसमें क्या बना है, तो देखो बीच में क्या दिख रहा है, त्रा। अब ये जो त्रा बनता है ना, ये ता और रा की मदद से बनता है, ठीक है, रा की मदद से बनता है त्रा। अब यहाँ पर ता अगर देखेंगे तो ता तो हमने निकाल दिया, इसमें क्या निकाला हमने, री, शब्द बना पितृ, यहाँ से निकला री और आगे से हो गया आ। अभी हमने नियम पढ़ा, री के बाद कोई असमान स्वर होने पर यह किस में बदलता है, अर में, ठीक है। तो यहाँ से अर कहाँ गया, तो देखो यहाँ पे त्रा में रा छिपा हुआ है, इसमें से भी आ निकालेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये रा है, ये वाला रा, ये किस में है, आधे रा के रूप में है यहाँ पे, पितृनुमति, ठीक है। एक बार देखो फिर से बताती हूँ, ये वाला समझने में लगता नहीं है क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो इसे तोड़ेंगे, पितृ और अनुमति, ठीक है, अनुमति, यहाँ से क्या बना, री, और यहाँ से क्या हुआ, आ। री के बाद क्या आया, असमान स्वर आया, असमान स्वर होने पर ये क्या बनेगा, अर। अब अर में से क्या होता है, ये आ तो चला जाता है ता में, और ये जो रा है ये त्रा बना लेता है, यानी कि ता और रा मिलके त्रा बना लेता है, और इसमें ये आधा नहीं पूरा है, तो यानी कि ये आ जो है ये भी त्रा में छिप गया, और अगला शब्द हो गया अनुमति, ठीक है। मुझे लगता है आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में इसे कर देना, ठीक है, मैं अलग से बता दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे दोबारा बता देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट की ओर देखते हैं, लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा अयादी संधि। अयादी को समझने की कोशिश करते हैं। अब अयादी क्या कहती है
कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय बनता है, अय के बाद कोई भिन्न स्वर है तो आय बनता है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो अब बनता है, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो आप बनता है। ठीक है, अब बना लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पहला शब्द है शयन। देखो इस वाली संधि में भी या और वा दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे पहला वर्ण आधा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा पूरा मिलेगा। अगर या और वा से पहला वर्ण आधा है तो यण संधि, और अगर आधा वर्ण नहीं है तो अयादि संधि। दोनों में डिफरेंस याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा, चाहे तो इन बातों को लिखते चलिएगा। यण संधि में या और वा से पहला वर्ण आधा होगा, लेकिन अयादि में या और वा से पहला वर्ण आधा नहीं होगा, दोनों अपोजिट है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। देखो अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ आए है कहाँ आए है, तो इसका करते हैं पोस्टमार्टम। देखो अलग थोड़ा सा पेज पे ले लेते हैं, कहीं यहाँ सीख लेते हैं। चलिए जैसे देखो हमने लिखा एक शब्द शयन। ठीक है, अब शयन में हम टुकड़े करते हैं। देखो हमने पहले लिखा शा, इसको हमने आधा करा तो शा में से क्या निकला आ। अगला शब्द क्या है या को भी आधा कर दो, आगे क्या बचेगा आ, और फिर बचेगा ना। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है अय। अब अय किसकी मदद से बन रहा था, ए की मदद से। तो अगर हम इसके और टुकड़े करेंगे तो यहाँ बनाएंगे शे, और आगे बनेगा अन, तो तोड़ेंगे तो बनेगा शयन, यानी कि फिर ये वाला भाग बीच में से गायब हो जाएगा। इसको हटाते इस पे मात्रा आ जाती है। क्लियर, तो ये ऐसे बनेगा शयन। अब चलो आ जाते हैं अपने पिछले पेज पर, वहाँ सीखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं शयन। तो शयन किस में तोड़ेंगे, अच्छा इसे और मैं थोड़ी अपनी देसी भाषा में बोल सकती हूँ, जैसे मैं बच्चों को क्लास में अक्सर सिखाती हूँ, मैं उसी भाषा का प्रयोग करती हूँ। देखो और आसान भाषा में कैसे हम इसे समझ सकते हैं। अगर या से पहले कोई डंडा नहीं है आ का, तो शा पे लगेगी एक मात्रा, और या के साथ देखो यहाँ पे क्या है, या में आ शामिल है, अन बन जाएगा। आ को अगले के साथ जोड़ेंगे अन। ऐसी जैसे देखो अगर हमने एक शब्द लिया शा वक, या कुछ और लिख लेते हैं, रुको, शा वक की जगह वा में आ जाएगा वो, नायक लिख लेते हैं। चलो हमने लिख लिया नायक। ठीक है, अब नायक में देखो या है और या से पहले डंडा है, तो जो पहला लेटर है ना, इस पे लगाएंगे अब डबल मात्रा, और आगे लगाएंगे। देखो या पे क्या है, आ छिपा है, आ लिख दिया, और का, तो बनेगा ने धन अक। यहाँ पर क्या था, या से पहले डंडा नहीं था तो हमने लगाई एक मात्रा। अगर यहाँ पर भी डंडा होता, जैसे शायन लिखा होता, तो हम लगा देते डबल मात्रा। आई थिंक मुझे लग रहा है क्लियर हो गई हूँ। सेम कॉन्सेप्ट चलता है वाह वाले के साथ। देखो कैसे, इसे भी समझते हैं। अगला देखते हैं, अगला है गायक। अब गायक में देखो या से पहले डंडा है, तो गा पे लगेगी डबल मात्रा, गे बनेगा, और फिर या के साथ फिर से आ है तो अक बन जाएगा। अगला देखो श्रवण। अब इसमें हमें वाह दिखाई दे रहा है, वाह से पहले कोई डंडा नहीं है, आ की मात्रा दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, तो यहाँ पे लगेगी ओ की सिंगल मात्रा। अगर मान के चलो ऐसे लिखा होता पावक, तो वाह से पहले अब डंडा था तो हम लिखते पौ डबल मात्रा वाला, और फिर लगाते अक। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर या से पहले डंडा नहीं है तो एक ही सिंगल मात्रा, या से पहले डंडा है तो एक ही डबल मात्रा, और अगला शब्द बनेगा जो भी या पे स्वर लगा होगा उसी के साथ। इसी तरह वाय के साथ है, अगर वा से पहले कोई डंडा नहीं है तो सिंगल मात्रा, और वा से पहले डंडा है तो ओ की डबल मात्रा। जैसे देखो यहाँ पर एक हमने शब्द ले रखा है पवित्र। अब पवित्र पे वा से पहले कोई डंडा नहीं है, अब ये डंडा ई की मात्रा का, कहीं से डंडा मत समझ लेना कि मैम डंडा तो दिख रहा है पर ये डंडा नहीं है, तो ई की मात्रा है, मतलब आग की दीर्घ मात्रा नहीं है शामिल। तो हमने क्या लगाया, पा पे ओ की सिंगल मात्रा, और फिर वहाँ पे ई लगा हुआ है तो ई से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि छोटी ई है तो छोटी ई से ही अगले शब्द की शुरुआत होगी। शब्द बन गया इत्र। ऐसे ही मैंने गायक का आपको अभी बताया क्या बनेगा, गे और अक, और श्रवण का क्या बनेगा, श्रोधन। अब देखो यहाँ पर अण नहीं बना, यहाँ पर अन बना है। तो एक नियम और आता है संधि में, नियम ये कहता है कि अगर कहीं भी क्या हो, री, रा या शा के बाद ना हो, तो ये जो ना होता है ना, ये णा बन जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखो अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे मैम यहाँ तो ना री दिख रहा, ना रा दिख रहा, ना शा दिख रहा। तो देखो श्रा में नीचे रा लगा हुआ है, जिसे पदेन रा कहते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला रा है इसे पदेन रा कहते हैं। रा पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, या इसके बाद ना आ रहा है, देखो यहाँ पर अगले लेटर में, यहाँ पहले है ये बाद में है, तो ये जो ना है ना ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, णा बन जाएगा।
ठीक है। रा के मैं वो बताऊंगी आपको आगे चल के कि रा को कितने रूपों में बदलते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बर्तनी शुद्धि में भी ये शब्द अक्सर पूछ लिए जाते हैं इसके, तो वहाँ से आप लोगों को मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि आपको होमवर्क भी दूँ। आप सभी ने अगर अच्छे से संधि को जान लिया है तो आपके सामने ये कुल 10 होमवर्क के शब्द हैं। आपको क्या करना है, आपको इन संधि को पहचानना है और इनके विच्छेद करने हैं। याद रखिएगा, विच्छेद करके इस संधि के शब्द के सामने संधि का नाम लिखना है और आपको मुझे शेयर कर देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं सबके उत्तर देख पाऊँ आपने कितने सही से मेरी बातों को समझा है और कितने सही से सीखा है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आप सभी का। अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं जब तक आपका पेपर हो, कोई भी पेपर हो, चाहे मैं ये नहीं कहती कि यूपी पुलिस के लिए है या CSAT के लिए, कोई भी, देखो हिंदी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो संधि हर जगह अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम रहेगी, कोई बदलाव इसमें होगा नहीं। तो आपने अगर अच्छे से सीख रखी तो आप चाहे कोई भी परीक्षा दो, सब जगह आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं इस चीज़ का ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा। आपको टाइप करना है, उसमें संधि विच्छेद करना है और साथ में उसका उत्तर लिख देना है। तो चलिए फिर आज मैं देखूंगी इन चीज़ों को कि आपने मेरी बातों को कितना सीरियस लिया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और बाकी हम लोग इसके नए भाग के साथ कल मिलेंगे। और मेरी वीडियो डेली आ रही हैं, डेली आप लोग वॉच करिए, डेली नोट्स बनाइए और डेली शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। जब मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी मेहनत तो आप लोगों की बनती है। मैं आप सभी से इतनी अपेक्षा तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि अधिकतर मेरे स्टूडेंट्स हैं कि आप मेरी वीडियो को डेली रेगुलर शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो के मतलब लोगों तक पहुँचे और मेरी मेहनत जो है ये सफल हो, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का आज के लिए, आपने मुझे इतना समय दिया। तो गुड बाय, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।